हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन माय चैनल स्टडी 100.1 पर। तो मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ हिस्ट्री का इम्पोर्टेंट टॉपिक भारतीय प्रेस का विकास। तो ये आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि एग्ज़ाम में काफ़ी क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछे जाते हैं। तो ये है हमारा भारतीय प्रेस का विकास। इसमें हम पढ़ने वाले हैं समाचार पत्रों पर लगाए गए प्रमुख अधिनियम और प्रेस का विकास कैसे हुआ था और भारत में कौन कौन से समाचार पत्रों का प्रकाशन हुआ था। इन सभी को हम अच्छे से पढ़ने वाले हैं। तो वीडियो के एंड तक में ज़रूर बने रहिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और आप चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल पर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। कॉर्नर में जाकर सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाइए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं भारतीय प्रेस के विकास को। तो भारतीय प्रेस का विकास, तो समाचार पत्रों का जो विकास था वह किस तरीके से हुआ था शुरुआती दौर में, उसके बारे में पढ़ते हैं। तो भारत में यूरोपियों के प्रवेश के साथ ही समाचार पत्रों की शुरुआत हुई थी। भारत में प्रिंटिंग प्रेस लाने में पुर्तगालियों का काफ़ी बड़ा योगदान है। यानी जब भारत में प्रिंटिंग प्रेस आई थी तो सबसे पहले किसके द्वारा आई थी? पुर्तगालियों के द्वारा आई थी। और गोवा में वर्ष 1557 में कुछ ईसाई पदाधियों ने एक पुस्तक छापी थी जो भारत की मुद्रित होने वाली पहली किताब थी। याद रखिएगा किसके द्वारा छापी गई थी? पुर्तगालियों के द्वारा 1557 ईस्वी में ईसाइयों के द्वारा ये पुस्तक छापी गई थी। तो भारत में छपने वाली पुस्तक थी सबसे पहले, समाचार पत्र बाद में छपे थे, लेकिन पुर्तगालियों के द्वारा प्रिंटिंग प्रेस के द्वारा एक पुस्तक छापी गई थी। क्लियर? तो भारत में जो प्रेस का विकास कब से हुआ था? 1557 ईस्वी में पुर्तगालियों के आने से ही भारत में प्रेस का विकास होने लग गया था। ठीक है, अब बात करते हैं भारत के प्रमुख अंग्रेजी अखबार हैं वे कौन से हैं। तो भारत में पहला समाचार पत्र 1780 में जेम्स ऑगस्ट हिक्की द्वारा प्रकाशित किया गया था। कब किया गया था भारत का पहला समाचार पत्र? 1780 में जेम्स ऑगस्ट हिक्की द्वारा प्रकाशित किया गया था। तो इस समाचार पत्र का क्या नाम था? द बंगाल गजट। याद रखिएगा क्या नाम था इसका? द बंगाल गजट इसका नाम था। और इसे अन्य नाम से क्या जानते थे? कलकत्ता जनरल एडवर्टाइजर। याद रखिएगा भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा था? वह था द बंगाल गजट। और ये कब आया था? 1780 में। और ये किसके द्वारा लाया गया था? जेम्स ऑगस्ट हिक्की के द्वारा यह लाया गया था। और इसका एक अन्य नाम क्या था? कलकत्ता जनरल एडवर्टाइजर इसका एक अन्य नाम भी था। तो जो कलकत्ता गजट है, ठीक है, इसके बाद कौन सा अखबार आया था भारत में? कलकत्ता गजट आया था 1784 में। उसके बाद आया बंगाल जनरल 1784 में। और एक फिर आया मद्रास कुरियर, ये भी 1784 में आया था। उसके बाद है द ओरिएंटल मैगजीन ऑफ कलकत्ता, ये आया था 1785 में। तो ये कुछ महत्वपूर्ण अखबार हैं जो अंग्रेजों द्वारा भारत में लाए गए थे या छापे गए थे। ठीक है, ये कौन से अखबार हैं जो अंग्रेजों द्वारा भारत में छापे गए पहले अखबार हैं? सबसे पहला अखबार कौन सा था? द बंगाल गजट। उसके बाद कलकत्ता गजट आया, बंगाल जनरल, मद्रास कुरियर, द ओरिएंटल मैगजीन ऑफ कलकत्ता आया, जो कि अंग्रेजों द्वारा छापे गए अखबार थे। ठीक है, ये आपको समझ आ गया होगा। तो अब आगे चलते हैं। अब बात करेंगे अन्य प्रमुख अखबारों के बारे में। तो भारत का पहला अखबार कौन सा था? ठीक है, तो वह मैंने आपको बताया द बंगाल गजट था, जेम्स अगस्त हिक्की द्वारा 1780 में लाया गया था। अब बात करते हैं भारतीय द्वारा निकाला गया प्रथम अखबार कौन सा था। याद रखिएगा भारतीय द्वारा निकाला गया प्रथम अखबार, तो वह था बंगाल गजट। इसमें कंफ्यूजन होने वाले दो वर्ड हैं, दी बंगाल गजट और एक है बंगाल गजट। द बंगाल गजट जेम्स अगस्त के द्वारा निकाला गया था। और भारतीयों द्वारा निकाला गया पहला अखबार कौन सा था? बंगाल गजट था, जो 1816 में आया था। ठीक है, उसके बाद है भारतीय भाषा में पहला अखबार। ठीक है, कौन सा? भारतीय भाषा में पहला अखबार कौन सा था? दिग्गज दर्शन, ये आया था 1818 में। इसके संपादक कौन थे? श्री रामपुर इसके संपादक थे। उसके बाद था फारसी भाषा का पहला अखबार, तो वह कौन सा था? मिरात उल अखबार। ये कब आया था? 1822 में राजा राम मोहन राय के द्वारा इस अखबार को लाया गया था। उसके बाद है
उर्दू भाषा का पहला अखबार, उर्दू भाषा का पहला अखबार कौन सा था? जाम ए जहां नुमा। ये कब आया था? 1822 ईस्वी में हरिहर दत्ता के समय, यानी उनके समय में ये पारित हुआ। इसके संपादक कौन है? हरिहर दत्ता इसके संपादक हैं। लास्ट में हिंदू का जो हिंदी भाषा का प्रथम समाचार पत्र था, अखबार था, वे कौन सा था? उदंत मार्तंड था, जो कब आया था? 1826 ईस्वी में आया था। और इसके संपादक कौन है? जुगल किशोर इसके संपादक हैं। तो ये जो भारत के अन्य प्रमुख अखबार हैं जो काफ़ी बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने इनको हाईलाइट करके आपके लिए लाया हूँ। और भी अन्य अखबार हैं, पर ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में कई बार पूछे भी जा चुके हैं, तो आप इन्हें अच्छे से पढ़िएगा। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं भारतीय भाषा के अखबार। तो सबसे पहले क्या था? बंगाली भाषा। तो ये कौन सा अखबार था? संवाद कुमैदी। 1821 में आया था, राजा राम मोहन राय द्वारा इसे लाया गया था। फिर है फारसी भाषा। मैंने आपको पहले बताया था मिरात उल अखबार है, जो 1822 ईस्वी में आया था, ये भी राजा राम मोहन राय के द्वारा लाया गया। फिर है उर्दू भाषा का अखबार जाम ए जहां नुमा। ये कब आया? ये भी 1922 में आया, हरिहर दत्ता के समय में आया। हिंदी भाषा का अखबार उदंत मार्तंड, ये कब आया? 1826 में जुगल किशोर के समय में लाया गया। उसके बाद है गुजराती भाषा का अखबार। तो ये इसका क्या नाम है? रासगोफ्तार इसका नाम है। और ये कब आया था भारत में? ये 1856 ईस्वी में भाई नारोजी इसके संपादक हैं। याद रखिएगा, गुजराती भाषा में जो अखबार था, सर्वप्रथम अखबार 1856 ईस्वी में दादा भाई नारोजी ने इसका प्रकाशन किया। क्लियर? अब बात करते हैं बाल गंगाधर तिलक के बारे में। तो इन्होंने 1881 में दो प्रमुख अखबारों का प्रकाशन किया। एक है केसरी और दूसरा है मराठा। कौन सा है? पहला केसरी और दूसरा है मराठा। जो केसरी अखबार था वह मराठा भाषा में प्रकाशित हुआ, और जो मराठा भाषा था वह अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित हुआ। क्लियर? तो ये आप याद रखिएगा, केसरी जो अखबार था वह मराठा में प्रकाशित हुआ था, और जो मराठा अखबार था वह अंग्रेजी में। आप एग्जाम में इसमें गलती कर सकते हैं, यदि आपको ये लगे कि मराठा अखबार मराठा भाषा में होगा, तो ऐसा नहीं है। मराठा अखबार था वो अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित हुआ था। क्लियर? अब बात करते हैं प्रेस पर लगाए गए प्रतिबंधों के बारे में। प्रेस पर जो लगाए गए प्रतिबंध थे उसके अंतर्गत कौन कौन से अधिनियम लाए गए थे अंग्रेजी सरकार के द्वारा? तो प्रेस नियंत्रण अधिनियम आया था 1799 ईस्वी में। तो ब्रिटिश भारत में प्रेस पर कानूनी नियंत्रण की शुरुआत सबसे पहले तब हुई जब लॉर्ड वेलेजली ने प्रेस नियंत्रण अधिनियम द्वारा सभी समाचार पत्रों पर नियंत्रण सेंसर यानी सेंसर बोर्ड लागू कर दिया था। ठीक है, तो पहला प्रेस नियंत्रण अधिनियम कब आया था? याद रखिएगा, 1799 में फर्स्ट प्रेस अधिनियम आया था। तो इसके बाद क्या था? सन 1818 में इस सेंसर यानी नियंत्रण को समाप्त कर दिया गया था। जो किसके समय में लाया गया था? लॉर्ड वेलेजली के समय में लाया गया था। उसे कब हटा दिया गया था? 1818 में इसे हटा दिया गया था। तो याद रखना है, प्रथम प्रेस नियंत्रण अधिनियम कब आया था? 1799 ईस्वी को। उसके बाद है भारतीय प्रेस पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया था। तो ये कब लगाया गया था? 1823 ईस्वी में भारतीय प्रेस पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया था। तो कार्यवाहक गवर्नर जनरल, उस समय जो गवर्नर जनरल कार्य कर रहे थे, जॉन एडम्स ने सन 1823 में भारतीय प्रेस पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया था। इसके कठोर नियमों के अंतर्गत मुद्रक तथा प्रकाशक को मुद्रालय स्थापित करने हेतु लाइसेंस लेना होगा, तथा मजिस्ट्रेट को मुद्रालय जब्त करने का भी अधिकार अंग्रेजों द्वारा दे दिया गया था। यानी कहने का मतलब ये है कि जो भारतीय प्रेस यानी भारतीय लोग यदि प्रेस को स्थापित करना चाहते थे, तो सबसे पहले उन्हें क्या लेना होगा? लाइसेंस लेना होगा। और अगर कुछ भी उल्टा सीधा इसमें देखने को मिलता है, या सरकार के खिलाफ कुछ भी विरोधी भाषा देखने को अखबारों में मिलती थी, तो क्या कर दिया जाता था? भारतीय प्रेस पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया था। तो इस प्रतिबंध के चलते हुए राजा राम मोहन राय की पत्रिका मिरात उल अखबार का प्रकाशन रोकना पड़ा था। ठीक है, तो ये क्या थे? ये अखबार थे जो भारतीय भाषा में चल रहे थे, और इनका कहना क्या था कि जो भी अखबार है
वे किस में छपेंगे? अंग्रेजी भाषा में छपेंगे। क्लियर? फिर है लिबरेशन ऑफ द इंडियन प्रेस अधिनियम। ये कब आया था? 1835 में आया था। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने समाचार पत्रों के प्रति उदारवादी दृष्टिकोण अपनाया। इस उदारता को और आगे बढ़ाते हुए चार्ल्स मैडकॉफ ने सन 1823 के भारतीय अधिनियम को रद्द कर दिया। जो 1823 में भारतीय प्रेस अधिनियम लाया गया था, जो कि क्या था, प्रेस पर रोक लगा दी गई थी, उसको चार्ल्स मैडकॉफ ने समाप्त कर दिया गया था 1835 में। तो अतः जो चार्ल्स मैडकॉफ को भारतीय समाचार पत्र का मुक्तिदाता भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने प्रेस पर लगाए गए प्रतिबंधों को हटा दिया था। तो सन 1835 के अधिनियम के अनुसार मुद्रक तथा प्रकाशन के लिए प्रकाशन के स्थान की सूचना देना जरूरी था। यानी इस अधिनियम में एक सूचना और जारी की गई, यदि कोई भी प्रकाशन है तो उसे प्रकाशन वाली जगह की सूचना उसे सरकार को देनी होगी। क्लियर? इतनी बात आपको समझ आ गई होगी। तो चार्ल्स मैडकॉफ को क्या कहा जाता है? मुक्तिदाता भी कहा जाता है भारतीय समाचार पत्र का। क्लियर? अगला है लाइसेंसिंग अधिनियम 1857। तो सन 1857 के विरोध जो विद्रोह हुआ था, उससे निपटने के लिए ब्रिटिश सरकार ने 1 वर्ष की अवधि के लिए बिना लाइसेंस मुद्रालय रखने और प्रयोगों पर प्रतिबंध लगा दिया। यानी जो भी लाइसेंस, यानी बिना लाइसेंस के जो अखबार प्रकाशित हो रहे थे, उन पर क्या लगा दिया गया? प्रतिबंध लगा दिया गया था। यदि किसी भी ऐसे अखबार का प्रकाशन होता है जिसके पास लाइसेंस नहीं है, तो उसको क्या कर दिया जाता था? पूरी तरह से प्रतिबंधित करके उसे दंडित किया जाता था। उसके बाद आया था पंजीकरण अधिनियम। ये भी कब आया था? 1857 में आया था। तो इस अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक मुद्रित पुस्तक तथा समाचार पत्र पर मुद्रक, प्रकाशक और मुद्रण स्थान का नाम होना अनिवार्य है। यानी जो अखबार थे वे पहले क्या होते था कि अंग्रेजी सरकार के खिलाफ विद्रोह कर देते थे, उसमें अंग्रेजी खिलाफ जो सरकार है उसके खिलाफ कुछ ना कुछ बातें लिख दिया करते थे। लेकिन अंग्रेजी सरकार को यह पता नहीं चल पाता था ये अखबार कहाँ से प्रकाशित हुआ है और किसका है, क्योंकि उस पर किसी भी प्रकाशन का नाम नहीं हुआ करता था। फिर अंग्रेजी सरकार ने पंजीकरण अधिनियम लाया। उसमें यह उसने कहा कि यदि कोई भी अखबार प्रकाशित होता है तो उस पर मुद्रक, प्रकाशन और मुद्रक का स्थान और जो उसका संपादक है उसका नाम होना अखबार पर जरूरी है। तो जिस कारण अगर कोई भी व्यक्ति अपने अखबार में अंग्रेजी सरकार के विरोध में कुछ भी लिखता है तो उसको गिरफ्तार किया जा सके, तथा प्रकाशन के 1 मास के भीतर पुस्तक की 1 प्रति स्थानीय कॉपी सरकार को निःशुल्क भेजनी पड़ती थी। यानी जो भी अखबार प्रकाशित होगा उसको सरकार को भेजना होगा, वो भी निःशुल्क। इतना समझ में आ गया? तो सन 1869 से 70 में हुई बहावी विद्रोह के कारण ही सरकार ने राजद्रोही लेख लिखने वालों के लिए आजीवन तथा कम काल के लिए निर्वासन या फिर दंड का प्रावधान रखा था। अब मैंने आपको बता दिया दंड का प्रावधान क्या था। यदि कोई भी व्यक्ति सरकार के विरोध में कुछ भी लिखता है तो उसमें क्या था? दंडनीय वह होता था। ठीक है? इसके बाद है वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो यह कब आया था? 1878 में वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट आया था। तो लॉर्ड लिटन द्वारा लागू किया गया वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट 1878 मुख्यतः अमृत बाजार पत्रिका के लिए लाया गया था, जो बंगला समाचार पत्र था। कैसा समाचार पत्र था? बंगला समाचार पत्र था। तो जो वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट है मुख्यतः किस वजह से लाया गया था? अमृत बाजार पत्रिका के विरोध में लाया गया था। इससे बचने के लिए यह पत्रिका रातों रात अंग्रेजी भाषा में बदल गई थी। यानी ये पहले किस में लिख रही थी? ये बंगला भाषा में कार्य कर रही थी, लेकिन अधिनियमों के अनुसार क्या था? जो प्रतिबंध लगाए थे कि भारतीय प्रेस पर उसको प्रतिबंधित रहना होगा, तो इससे बचने के लिए अमृत बाजार पत्रिका ने अंग्रेजी भाषा को रातों रात
बदल दिया, यानी बंगला भाषा में जो अखबार छप रहे थे उसे किस में बदल दिया, अंग्रेजी भाषा में बदल दिया था। तो प्रत्येक प्रेस को यह लिखित वचन देना होगा कि वह सरकार के विरुद्ध कोई लेख नहीं छापेगा। तो कहने का मतलब इसमें साफ साफ ये है, कोई भी अधिनियम थे उसमें पहला वर्ड यही था कि अखबार कुछ भी छापे लेकिन सरकार के विरुद्ध या अंग्रेजी लोगों के खिलाफ कुछ नहीं छापेगा। यदि ऐसा पाया जाता है तो उस अखबार को बंद कर दिया जाएगा और व्यक्ति को सजा भी हो सकती है। ठीक है, तो ये है वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट, और इसके और भी पॉइंट हैं, उनको जानते हैं। तो प्रत्येक मुद्रक तथा प्रकाशक के लिए जमानत राशि भी जमा करनी होगी इसके अंतर्गत, यदि कोई व्यक्ति ऐसा पाया जाता है। तो इस संबंध में जिला मजिस्ट्रेट का निर्णय अंतिम होगा तथा उसके खिलाफ अपील भी नहीं की जा सकती है। यदि मजिस्ट्रेट किसी को सजा भी देता है तो उसके खिलाफ कोई भी अपील नहीं की जा सकती थी इस अधिनियम के द्वारा। तो इस अधिनियम को मुंह बंद करने वाला अधिनियम भी कहा गया। किसके द्वारा कहा गया था? ये भारतीय लोगों द्वारा कहा गया। जिन पत्रों के विरुद्ध इस अधिनियम को लागू किया गया था उनमें से कौन कौन से प्रमुख अधिनियम थे? पहला है अमृत बाजार पत्रिका, मैंने आपको इसमें बता दिया है। दूसरा कौन सा है? सोम प्रकाश तथा भारत मिहिर। ये प्रमुख अखबार थे जिसके कारण वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट लाया गया था। इस एक्ट को लॉर्ड रिपन ने सन 1881 में निरस्त कर दिया, हटा दिया था। तो लॉर्ड रिपन ने कौन सा एक्ट हटाया था? तो वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट हटाया था लॉर्ड रिपन ने। क्लियर? आगे चलते हैं, अब बात करते हैं आपराधिक प्रक्रिया संहिता। ये कब आया था? 1898 में यह आया था। तो इस अधिनियम द्वारा सेना में असंतोष फैलाना अथवा किसी व्यक्ति को राज्य के विरुद्ध काम करने को उकसाने वाले के लिए दंड का प्रावधान किया गया था इस अधिनियम के द्वारा। फिर है समाचार पत्र अधिनियम। ये कब आया? ये 1908 में आया। तो इस अधिनियम के द्वारा मजिस्ट्रेट को यह अधिकार दे दिया गया कि वह हिंसा या हत्या को प्रेरित करने वाली आपत्तिजनक सामग्री प्रकाशित करने वाले समाचार पत्रों को संपत्ति को मुद्रालय को जब्त कर सकता है। कहने का मतलब ये है, यदि कोई भी अखबार हिंसा या हत्या करने वाली जैसी चीज़ों को छापता है या उस अखबार में ऐसा लगता है कि यह आपत्तिजनक है, तो उस अखबार की मुद्रिका को जब्त कर लिया जाता था। और ये अधिकार किसको दिए गए थे? मजिस्ट्रेट को यह अधिकार दे दिए गए थे। क्लियर? ये आपको समझ आ गया होगा। अब आगे चलते हैं। फिर है भारतीय प्रेस अधिनियम। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये कब आया था? 1910 में यह आया था। तो इसमें क्या है कि किसी मुद्रालय के स्वामी या समाचार पत्र के प्रकाशन से स्थानीय सरकार पंजीकरण जमानत मांग सकती है, यानी पंजीकरण शुल्क उससे मांग सकती है, जो कि क्या थी? 500 से 2000 रुपये तक यह होती थी। आपत्तिजनक सामग्री के निर्णय का अधिकार प्रांतीय सरकार का होगा, ना कि अदालत का। ठीक है, जो भी इसमें आखिरी फैसला लेगी वह कौन लेगी? वह सरकार के द्वारा लिया जाएगा। तो सर तेज बहादुर सप्रू जो उस समय विधि सदस्य थे, उनकी अध्यक्षता में सन 1921 में एक समाचार पत्र समिति की नियुक्ति हुई थी। याद रखिएगा, यहाँ से एक क्वेश्चन बन जाता है कि 1921 में कौन सी समाचार पत्री नियुक्त की गई थी, जिसके मतलब कहने का इसमें यह है कि 1921 में समाचार पत्री समिति जो नियुक्त की गई थी उसके अध्यक्ष कौन थे, उसके सदस्य कौन थे? तो याद रखिएगा, सर तेज बहादुर सप्रू उसके अध्यक्ष रहे थे, जिसकी सिफारिश पर 1908 और 1910 के अधिनियम को निरस्त कर दिया गया था। तो जो 1921 में जब यह समिति बैठी थी, तो जो 1910 और 1908 के अधिनियम थे, इस समिति की सिफारिश पर उन अधिनियमों को खत्म कर दिया गया था। ठीक है, इतना समझ आ गया होगा। अब आगे चलते हैं। भारतीय प्रेस संकटकालीन शक्तियां अधिनियम। ये कब आया था? 1931 में यह अधिनियम आया। तो इस अधिनियम के द्वारा प्रांतीय सरकार को जमानत राशि जब्त करने का अधिकार मिला तथा राष्ट्रीय कांग्रेस के विषय में समाचार पत्र प्रकाशित करना अवैध हो गया। जो राष्ट्रीय कांग्रेस थी उसके विषय में
कोई भी प्रकाशन नहीं होगा। इस अधिनियम के अंतर्गत यह घोषणा की गई थी। याद रखिएगा, राष्ट्रीय कांग्रेस के विषय में कोई भी अखबार यदि छापता है तो उस पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। इस अधिनियम में यह घोषणा की गई। उपयुक्त अधिनियमों के अतिरिक्त सन 1932 के एक्ट द्वारा पड़ोसी देशों के प्रकाशन की आलोचना पर तथा 1934 के एक्ट द्वारा भारतीय रजवाड़ों की आलोचना पर भी रोक लगा दी गई थी। यानी 1932 में जो भी पड़ोसी देशों के बारे में बोलेगा और 1934 में भारतीय रजवाड़ों के खिलाफ जो भी बोलेगा उस पर क्या कर दी गई थी, रोक लगा दी गई थी। और सन 1939 में इस अधिनियम द्वारा प्रेस को सरकारी नियंत्रण में लाया गया था। यानी कहने का मतलब ये है कि इसमें अंग्रेजी सरकार का भी हाथ होता था, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी भी इसमें कार्य कर रही थी एक तरीके से, और भी कई संस्थाएं इसमें कार्य कर रही थी। लेकिन सन 1939 में इस अधिनियम को पूर्णतः सरकारी नियंत्रण में ले लिया गया था। ठीक है। आखिर में है 11वीं समाचार पत्र जांच समिति। तो मार्च 1947 में भारत सरकार ने एक समाचार पत्र जांच समिति का गठन किया और उसे आदेश दिया कि वह संविधान सभा में स्पष्ट किए गए मौलिक अधिकारों के संदर्भ में समाचार पत्र संबंधी कानूनों का पुनर्वलोकन करेगा, यानी उनके बारे में जांच करेगा और किसी भी भारतीयों के खिलाफ ऐसी कोई भी चीज़ें नहीं छापी जाएंगी जो देश के विरुद्ध कार्य करें। तो यह समिति कब आई थी? जब देश आज़ाद होने की चरम सीमा पर था। कब आया था? मार्च 1947 को 11वीं समाचार पत्र जांच समिति बैठाई गई थी। क्लियर? तो ये थे भारतीय प्रेस का विकास, भारतीय प्रेस पर लगाए गए अधिनियम और भारतीय प्रेस के प्रमुख अखबारों को मैंने आपको अच्छे से बता दिया है। उम्मीद है आपको वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।